कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोजे? आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी वापस आने लगी है, तो आई थिंक आखिरी के रोजे थोड़े से टफ हो जाएंगे। अच्छा, हमने जो ज्यादातर फोकस किया था वो थ्योरी पर ही किया था, कोड लिखने में किया था, कोड चलाया भी नहीं था, क्योंकि अब आप लोगों को 2 साल हो गए। कोई चीज अब आपको जो सर्वर पर है उसको क्लाइंट कॉल करेगा, वो चीज टर्मिनल में आ जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल और उसका रिजल्ट टर्मिनल में लाना सिंपल सा काम है। ये चीज आप लोगों को एक्साइट अब इतनी नहीं करेगी। आप लोगों के लिए जो मेन चीज है, काम की चीज है, वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है और समझना है। तो जो डाटा सिर्फ रीड ओनली, उसके लिए रिसोर्सेज, और जिस डाटा पे एक्शन परफॉर्म करना हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एमसीपी के टूल्स यूज करेंगे। किसी ने सोचा है कि भाई जब रीड ओनली डाटा ही था और एमसीपी टूल हो गया या एजेंट्स एसडीके में @function_ टूल था भाई, और हमने ये भी डिस्कस किया था एक लाइन कि भाई एमसीपी रिसोर्सेज जो होते हैं वो एचटीटीपी की गेट रिक्वेस्ट की तरह होते हैं। किसी ने इतना गौर किया कि यार सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट के लिए पूरा का पूरा रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म बनाने की क्या नीड थी? भाई गेट रिक्वेस्ट ही तो है, एक तरह से रीड ओनली डाटा ही तो है। एक एपीआई एक सर्विस को कॉल करो, वो आपको डाटा रिटर्न करके दे देगा। ये काम तो आपने एजेंट्स एसडीके में @function टूल में भी किया और एमसीपी टूल में भी आप कर सकते हो, कोई मना थोड़ी है। किसी ने सोचा है सिर्फ इस गेट रिक्वेस्ट टाइप की चीज के लिए या रीड ओनली डाटा के लिए रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने की क्या नीड थी? सिंपल सा काम कर लेते भाई। एमसीपी टूल भी डाटा को गेट तो कर सकता है, सिंपल रीड ओनली डाटा रिटर्न आप उससे भी तो कर सकते हो। जैसे भाई ये मेरा क्या चीज है, ये एमसीपी टूल है, रिसोर्स है, एमसीपी टूल है। ये क्या कर रहा है? सिंपल एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। अभी ये मेरी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है, स्लीपिंग मोड बट स्टडी। अब ये क्योंकि रीड ओनली डाटा है, सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है या एक फाइनल एपीआई का रिस्पॉन्स भी रिटर्न हो सकता है। किसी ने सोचा कि भाई सिर्फ एक इतनी सी चीज के लिए रिसोर्सेज का मैकेनिज्म क्यों इंट्रोड्यूस हो? चले मैं आपको हिंट देता हूं, आप सोचें। मैंने ये काम एमसीपी टूल में किया, ये काम मैं कहां कर सकता हूं? एमसीपी रिसोर्सेज में भी कर सकता हूं। यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एमसीपी डॉट रिसोर्सेज। ठीक हो गया? एमसीपी डॉट सॉरी रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्स सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। अब यहां पे क्या होगा भाई? सबसे पहले यहां पे क्या डिफाइन होगा? प्रोटोकॉल या स्कीम। क्या डिफाइन होगा यहां पे? प्रोटोकॉल या स्कीम। तो यहां पे मैं कुछ भी लिख देता हूं सपोज, और स्कीम कोई स्टैंडर्ड होती है या अपने से खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं? कहीं किताब में रूल बना है कि भाई यही लिखना है स्कीम, या कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, बट शर्त यह है क्या कि वो चीज जो है वो आपकी सेंस बनाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज my_ डाटा, यहाँ मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या सेपरेटर क्या होगा यहाँ पे? कॉमा, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होगा? एक ही बच्चा पढ़ता है क्लास में, सेपरेटर क्या होगा यहाँ पे? कॉलन, डबल स्लैश, और यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया सॉरी मोड। ये मेरा क्या बन गया? सिंपल जो है वो यूआरएल बन गया अपनी। जब भी मेरा क्लाइंट कॉल करेगा तो मेरा क्लाइंट जो है वो इस यूआरएल को my_data ://mode को अपने पास लिखेगा, और जैसे ही वो दोनों चीजें, ये यूआरएल्स एग्जैक्ट सेम सर्वर का और क्लाइंट पे जब मैच होगा तो मेरा ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। सिंपल है भाई, इसमें कोई आप लोगों के लिए रॉकेट साइंस नहीं है। और नीचे सिंपल का एक पाइथन का फंक्शन है। ये सेम पाइथन का फंक्शन मैंने रिसोर्सेज में भी बना दिया, आप इसको चलाएंगे चल जाएगा। ये सेम मैंने कहा टूल में भी बना दिया। किसी ने सोचा है कि भाई सिर्फ इतनी सी चीज को, अब यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग है, ये डेटाबेस का कोई रॉ भी हो सकती है, डेटाबेस की रॉ भी हो सकती है, एपीआई का रिस्पॉन्स भी हो सकता है, मेरी पीडीएफ फाइल से मांगा हुआ क्वेरी किया हुआ डाटा भी हो सकता है।
किसी ने सोचा है सिर्फ इतनी सी चीज के लिए क्यों एक रिसोर्सेज का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो? ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब सारा गेम आपके दिमाग का है। अच्छा सोचें, अब क्या सोचना है, कहां से सोचना है, ये भी मैं बताऊंगा। आप लोगों ने टूल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेम वही एमसीपी टूल और एजेंट्स एसडीके का फंक्शन टूल दोनों सेम काम करता है। अगर मैं आपके लिए कहूं, अच्छा अब आपको टेस्ट आपका यहाँ पे होगा कि जो आपने टूल का कॉन्सेप्ट पिछले 1 साल में पढ़ा है ना, एजेंट्स एसडीके से लेके और अभी तक, उसको रिकॉल करें दोबारा और 2 सवालों का जवाब दें अपने आप को। हु यूजेस द टूल? कोई अभी जो है वो आंसर नहीं करेगा लाउडली, सबसे पहले अपने आप को जवाब दें। What happens when a tool is being used? इन 2 सवालों के जवाब एक एक करके, सबसे पहले सवाल के जवाब दें अपने आप को, फिर दूसरे। चलिए, मेरा आपसे सवाल ये है सिंपल कि भाई रिसोर्सेज रीड ओनली डाटा होता है, ठीक है, और ये काम तो एमसीपी टूल भी कर सकता है। कोई भी रिटर्न चीज तो भाई एमसीपी टूल भी कर सकता है। क्या ऐसी नौबत आ गई कि रिसोर्सेज का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ? ये 2 सवाल है मेरे आपसे कि टूल को सबसे पहले यूज कौन करता है? चले, सबसे पहले सवाल का जवाब किसके जहन में कि टूल को कौन यूज करता है? कौन यूज करता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो हमारे टूल को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूजेस द टूल। पहले सवाल के जवाब आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया। टूल कौन यूज करता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कोई काम करता है, अब चाहे वो आपके टूल का यूजेज हो या चाहे आप उसको हेलो हाउ आर यू बोले, कुछ भी करें, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने कहा एलएलएम टूल यूज करता है, तो इसका मतलब एलएलएम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपनी कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करता है, अब चाहे वो टूल का यूजेज हो या चाहे आप उसको हेलो बोले, आप उसको पूछे हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कुछ भी, जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने टूल को यूज करता है या अपनी कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करता है तो क्या होता है? अब इस सवाल का जवाब दो। सॉरी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एक्शन वो तो ठीक है जी, एपीआई कॉल होती है, ठीक है, वो तो रिसोर्सेज में भी हो सकती है। एग्जैक्टली, सॉरी आप क्या कह रही थी? आप कुछ कह रही थी, कहें? ठीक है, आपका नाम सर? अब्दुल समी। समी साहब ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है तो उसके लिए टोकन्स खर्च होते हैं। क्या खर्च होते हैं? टोकन्स खर्च होते हैं, एआई की जबान में या आसान लफ्जों में पैसे खर्च होते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है तो उसके लिए क्या होता है? टोकन्स खर्च होते हैं। तो ये वन ऑफ द बेनिफिट्स, नॉट ओनली बट वन ऑफ द बेनिफिट्स है अपने रिसोर्सेज को यूज करने का। What happens when a tool is being used? Tokens are being consumed when large language model performs its duty. तो ये 2 सवाल अगर आपसे कोई पूछे रिसोर्सेज क्या, आपको पता है रीड ओनली डाटा है, सिंपल इज दैट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रीड ओनली मतलब जो यूजर सिर्फ पढ़ सके, उसमें कोई काम ना कर सके। बट ये 2 मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्यों हमने ये काम किया। सपोज अगर आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल कोई, जैसे हमने लास्ट क्लास में लाइब्रेरी की एक एग्जांपल ली थी कि लाइब्रेरी में
एक यूजर जाके बुक पढ़ सकता है, कितनी बुक्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस लाइब्रेरी के या किसी कंपनी के, वो क्या कर सकता है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकता है, मतलब रिसोर्सेज यूज करेगा। बट उस पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टूल यूज करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी हर एक बंदा तो चेंज कर नहीं सकता। वो तो सिर्फ जो डिजायर्ड लोग होते हैं, जो कंपनी के सीईओ वगैरह ओनर्स होते हैं, सिर्फ वो ही उन चीजों को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपके लिए ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सपोज आप एमसीपी का यूज कर रहे हैं, क्लाइंट आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो फास्ट एमसीपी हो या ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का एजेंट हो। सही है, आपके लिए एक बड़ा अच्छा यूज केस ये बन सकता है। और आप सपोज अभी तो आप जेमिनी यूज कर रहे हैं, आपके लिए या कोहेन यूज कर रहे हैं, तो इतना मसला नहीं है, आपको वो चीज पता नहीं चल रही। लेकिन कल को अगर आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे और वो ओपन एआई का या एंट्रोपिक का कोई एजेंट आपसे बनवाएगा और वो कहेगा नहीं भाई, इस एजेंट को, जाहिर सी बात है भाई, प्रोडक्शन पे अगर कोई चीज चल रही है तो हर चीज, हर एंगल से उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये बड़ी एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज या पैसे बचाने के लिए एक बड़ी अच्छी अप्रोच है कि सपोज आपने यूजर से कोई टूल कॉल करवाया, अब टूल कॉल करवाया, अब जाहिर सी बात है यूजर अगर कोई टूल कॉल करेगा या कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसके लिए टूल होना लाजमी है, नेसेसरी है, तो वो काम तो टूल से होगा। बट उस टूल का जो आंसर है वो आप कहां से, एमसीपी रिसोर्सेज से रिटर्न करवा सकते हो। तो एक साथ जब, अब ये थोड़ी टेक्निकल बात है, आप लोग जब इसमें बैठेंगे, इस जुमले को गौर से सुनेंगे, दोबारा दोहराएंगे अपने जहन में, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज आपको कोई भी चीज डेटाबेस की क्वेरी करनी है या एपीआई में कोई डाटा ऐड करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक जेसन की फाइल बनाई थी जिसमें 3 बुक्स का डाटा था। अब 3 बुक्स को अगर मुझे 4 करना है तो इसके लिए क्या होगा, क्या होगा इसके लिए, टूल कॉल होगा। क्या होगा इसके लिए, टूल कॉल होगा। अब सपोज उन 4 बुक्स का डाटा मुझे रिटर्न करा के दोबारा लाइब्रेरियन को रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए फिर मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए मैं रिसोर्सेज को कॉल कर सकता हूं। अब ये बड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट है एपीआई को कॉल करने वाला। भाई जब आप एपीआई में कोई भी डाटा ऐड करते हो, डाटा को सर्वर पे भेजते हो, तो कौन सी रिक्वेस्ट आती है, पोस्ट रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो टूल से एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं हम यहाँ पे, बुक को अपनी फाइल में, जेसन की फाइल में, डेटाबेस में, सर्वर पे, कहीं भी अगर नई बुक ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम एमसीपी टूल कॉल कर रहे हैं, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। और फिर जब उस बुक को ऐड किया, सर्वर ने सारी बुक्स का डाटा रिटर्न किया, तो रिटर्न करने पे, डाटा मंगवाने पे कौन सी चीज यूज होती है, गेट रिक्वेस्ट। तो ये एमसीपी रिसोर्स इज इक्विवेलेंट टू गेट रिक्वेस्ट। तो ये काम आप एपीआईज के कॉन्सेप्ट में तो बहुत दफा कर चुके हैं, अब बस चेहरा बदल के, कॉन्सेप्ट बदल के एमसीपी सर्वर इसका नाम हो गया, सिंपल इसका। तो ये एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करनी थी। और एक चीज यहाँ पे और भी, कि जो टूल्स होते हैं, इसका जवाब तो आपने दिया कि ये एलएलएम से कंट्रोल होते हैं। किससे कंट्रोल होते हैं, एलएलएम से। बट यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना, इसको हमारी एप्लीकेशन कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है, एप्लीकेशन कंट्रोल करती है। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर आपको अपने पैसे बचाने हो, खर्चा बचाना हो, टोकन्स बचाने हो, तो आप एमसीपी रिसोर्सेज का यूज करो। अब आप पूछेंगे कि भाई एप्लीकेशन कैसे कंट्रोल करती है, तो चले पहले आप सोचें, ऐसी कौन सी चीज है क्लाइंट और सर्वर में रिसोर्सेज, टूल का जवाब आप लोगों ने दे दिया। रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में, रिसोर्सेज की जब हम बात करें, तो ऐसी कौन सी चीज है जो क्लाइंट और सर्वर में जो है वो डाइवर्ट होगी, जिसकी वजह से मैंने ये कहा या दुनिया कहती है कि रिसोर्सेज को एप्लीकेशन कंट्रोल करती है। किसने जवाब दिया, जबरदस्त। सिंपल इज दैट। एक आपका जवाब भी सही है और एक आपका भी जवाब पिन पॉइंट है कि भाई ये जो, ये जो URL है, क्या है भाई, ये जो URL है, ये वो मेन चीज होती है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, रिसोर्सेज को
एप्लीकेशन कंट्रोल करती है। और एक जवाब आपने दिया कि ये फ्रेमवर्क का इंटरनल डिस्कशन भी या इंटरनल मैकेनिज्म भी होता है। जब भी आपको कोई रिसोर्स कॉल करनी होती है या लिस्ट करवानी होती है तो इसके लिए कौन सा एक फंक्शन है, कॉल स्लैश रिसोर्स, और एक लिस्ट स्लैश रिसोर्स। ये दोनों फंक्शंस मैंने लास्ट क्लास में क्लाइंट की फाइल में आपको लिख के दे दिए थे। सही है। तो जैसे टूल्स के मामले में होता है ना, कॉल टूल और लिस्ट टूल। अब आप टूल को कॉल करना है तो आप स्लैश कॉल लिखोगे और यहाँ पे आप लिस्ट स्लैश टूल लिखोगे, सिंपल इज दैट। तो ये इन फंक्शंस का जो आपने जवाब दिया, आई थिंक मैं इनको गलत कर गया। खैर वो जो भी आपको आइडिया पढ़ के हो गया। तो इन फंक्शंस की इंटरनल लॉजिक भी ये होती है कि भाई ये फंक्शन जो कि फ्रेमवर्क कंट्रोल होते हैं वो जो है वो इस तरह फ्रेमवर्क को भी पता होता है कि मुझे कब एप्लीकेशन से काम करवाना है और कब जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से काम करवाना है। और ये जो है वो यूआरएल का जो आपने जवाब दिया, यूआरएल से भी कंट्रोल होते हैं। तो ये दोनों जवाब जो है बिल्कुल सही। तो ये एक चीज टेक्निकल आप लोगों से डिस्कस करना जरूरी है। सिंपल कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, क्लाइंट सर्वर को कॉल करेगा, कोड चलाओगे, टर्मिनल पे रिजल्ट भी आ जाएगा। जिस नाम का फंक्शन बना है वही चीज़ टर्मिनल में आ जाएगी। तो ये तो कोई इतनी एक्साइट करने वाली चीज़ है नहीं। जो मेन चीज़ थी वो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, अब एक लिस्ट गो थ्रू कर लेते कि अभी तक हमने जो है वो क्या क्या एमसीबी में कर लिया। हमने जो चीज़ें ऑलरेडी डन फाइनलाइज कर ली है वो कौन सी है? सबसे पहले तो एमसीबी सर्वर्स। सर्वर में हमने क्या क्या देख लिया? टूल कॉलिंग और रिसोर्सेज। ये दो चीजें हमने देख ली। फिर हमने एक और चीज क्या देखी? आई थिंक हमने अभी इतना ही देखा एमसीपी सर्वर्स के कॉन्सेप्ट में। फिर हम आए एमसीपी क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, हम किस पे एमसीपी क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट भी हमने दो तरह से बना के जो है वो देख लिए थे। कौन से क्लाइंट थे? हर सर्वर के लिए एक क्लाइंट की जरूरत होती है। तो हमने कौन सा दो तरह के क्लाइंट हमने बनाए थे। एक हमने बनाया था फास्ट एमसीपी की क्लास के थ्रू। अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था फ्रॉम फास्ट एमसीपी इंपोर्ट क्लाइंट। चलिए मैं आपको जो है यहाँ पे एक ये आपको ये कोड याद है? हमने लास्ट क्लास में ये कोड लिखा था। सबसे पहली लाइन क्या है? फ्रॉम फास्ट एमसीपी इंपोर्ट क्लाइंट। और यहाँ पे सेम क्लाइंट की क्लास को यूज करके हमने क्या किया था? क्लाइंट किसको कॉल करता है? सर्वर को। तो server.py की फाइल लिख ली। और यहाँ पे अब इस लाइन पे हमने क्या लिखा? क्लाइंट डॉट कॉल टूल। यानी ये किसको कॉल करेगा? मेरे टूल को, जिसका क्या नाम है यहाँ पे? मूड चेकर। यहाँ भी है, ये server.py की फाइल है और ये client.py में भी मेरा उसी फंक्शन का नाम है। तो ये एक क्लाइंट हमने फास्ट एमसीपी की लाइब्रेरी के थ्रू ही बना के देख लिया था, जो सिंपल एक पाइथन की फाइल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और एक क्लाइंट हमने कौन सा देखा था भाई? जो हमने देखा था एजेंट्स एसडीके से। लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद वो कोड रखा हुआ होगा। ये एजेंट्स अंडरस्कोर क्लाइंट क्लास 21 में एक डायरेक्टरी है एजेंट्स क्लाइंट और उसके अंदर एक फाइल है main.py। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वही एजेंट्स है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट कॉमा रनर। ये जो एजेंट की क्लास है, ये जो एजेंट की क्लास है, ये कौन सी क्लास है? कहां से आ रही है? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके से। और ये रनर क्या चीज है भाई? जो एजेंट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का जो है वो क्लाइंट है।
फिर हमने इसको स्क्रॉल किया, मेरी पढ़ाई के दुगनी चढ़ाना आने का मैं 2 हफ्ते तो ये देखें आप, यहाँ पे बस एक चीज न्यू है, चले इसको हम एंड में देखते हैं, फिर यहाँ पे देख लें। ये वही एजेंट है, एजेंट क्लास में क्या लिखा है, एजेंट नेम इसका लाइब्रेरियन है, इंस्ट्रक्शंस और एमसीपी सर्वर इज इक्वल टू सर्वर। अब आपको ये 3 लाइनें देख के याद आ गया होगा कि ये एजेंट्स एसडीके का ही कोड है, कॉन्सेप्ट है। तो हमने 2 तरह के क्लाइंट्स यहाँ पे देख लिए। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी एजेंट से काम करवाना होता है तो हम किसको कॉल करते हैं, रनर डॉट रन को कॉल हम यहाँ पे कर सकते हैं। रनर डॉट रन एसिंक है, रनर डॉट रन अंडरस्कोर सिंक एसिंक सिंक्रोनस हो जाएगा, और यहाँ पे रनर डॉट स्ट्रीम भी आप कर सकते हैं। एक जो चीज वो यहाँ पे ये लिखी हुई, जब आपको एजेंट्स एसडीके से कम्युनिकेट करना होता है ना, एजेंट्स एसडीके के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो अपने एमसीपी सर्वर से, तो आपको ये लाइन लिखनी होती है। ये एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको जाके दिख सकती है। बाय नेम इसका लाइब्रेरियन सर्वर है, पैराम्स में आप देखें मैंने वही HTTP 8000 पास किया है। तो ये सिंपल है दैट। अभी ये एसएससी क्या है, यही हमारी आज की क्लास का आगे जाके टॉपिक है। तो हमने 2 तरह के क्लाइंट्स यहाँ पे देख लिए, एक फास्ट एमसीपी और दूसरा एजेंट्स एसडीके। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर, तो हमने मेन चीजें जो है ना हमारे एमसीपी के कॉन्सेप्ट की वो ऑलरेडी कवर कर ली है विद द कोर कॉन्सेप्ट। और जो मुश्किल सवाल के जवाब आपके पास होने चाहिए थे कि भाई जब टूल एक्सेस करते हैं तो रिसोर्सेज को क्यों यूज करें, और रिसोर्सेज को अगर यूज कर सकते तो इससे क्या फायदे हैं जो हमें हो सकते हैं। तो उसका पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि भाई एलएलएम पे गेट रिक्वेस्ट जाती नहीं है, तो वो रिसोर्सेज कॉल करके कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए हो सकता है। सिंपल है। तो ये मेन चीजें हमने ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर ली है। अब आते हैं हमारी आज की क्लास के टॉपिक के ऊपर, जो है क्लास 22। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए इनको एंड में रखा था, क्योंकि शुरू में हमने मेन कॉन्सेप्ट जो टाइम कंज्यूमिंग थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। JSON RPC the language of the MCP। क्या ये चीजें सब बेकार होती हैं, वो कहते कोई और है, वो कह रहे वो है, वो कह रहे वो है। आज का हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है JSON RPC। लेकिन गुस्से में कह दिया मैंने, कॉल करे घर का ही कोई हाँ करता है, पता है। ये चैनल के साथ ही हाँ, नाम क्या है? इस हाइलाइटेड सेंटेंस को जरा पढ़े और उर्दू में ट्रांसलेट। एक बंदा जो है ना शॉप में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम हाँ, पिछली क्लास की नहीं है, बाकी ज़्यादातर तो है। सही है। गर्मी हो रही है, तुम्हें तो अपाया भी नहीं है। अच्छा जी, क्या समझ में आया इसको पढ़ के? एक का आंसर तो आ गया। यहाँ से कोई आंसर देगा? जी सर। से बताइए ना वीडियो। कुछ भी टूटा फूटा बताएं जो समझ आया। अपलोड कब करेंगे? आज रात। थिंक ऑफ योर एमसीपी क्लाइंट एज अ पर्सन। अब ये चीज तो हमने काफी दफा देख ली है कि क्लाइंट कौन होता है। वो कोई बंदा हो सकता है, आप नॉर्मल अपनी लाइफ में बात करें, सही है, डेली लाइफ में, तो आप क्लाइंट या कस्टमर किसको बोलते हैं? उस इंसान को जो किसी चीज की डिमांड करता है। किसको बोलते हैं? वो इंसान या वो कस्टमर, वो बंदा, वो इंसान
जो किसी चीज की जो है वो डिमांड करता है। सपोज करें आप एक बेकरी पे गए, सही है, आपको बेकरी पे फॉर सपोज शहरी का सामान चाहिए, सही है, आपको क्या चाहिए, शहरी का सामान चाहिए। आप एक बेकरी पे गए और आपको शहरी का सामान चाहिए, चीजें चाहिए, और आप गए कहां पे, उस बेकरी पे। आप कहां गए, उस बेकरी पे। अब यहां पे दो लोग हैं, एक जिसको शहरी का सामान चाहिए और एक वो जो आपको आपकी शहरी का सामान प्रोवाइड करेगा, देगा। इसमें क्लाइंट कौन हुआ और सर्वर कौन हुआ? जिसको शहरी का सामान चाहिए वो कौन हुआ? क्लाइंट। जो शहरी का सामान प्रोवाइड करेगा वो कौन हुआ? सर्वर। अब जाहिर सी बात है, आप लोग इशारों में बात तो करोगे नहीं, उर्दू में बात करोगे, पश्तो में बात करोगे, सिंधी में बात करोगे, इंग्लिश में बात करोगे, यानी किसी ना किसी लैंग्वेज मीडियम से आप लोग क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे। सपोज आप उर्दू में बात कर रहे हो, यानी शहरी का सामान जिसको चाहिए था वो गया बेकरी पे, यानी क्लाइंट, और जो शहरी का सामान प्रोवाइड करेगा वो कौन है? आपका सर्वर। वो एक लैंग्वेज में बात करेंगे। जैसे आप शहरी का सामान खरीदने गए तो आप कहोगे भाई इतने एग्स, इतनी ब्रेड, सही है, ये जो भी आपने डिमांड की, सब कुछ हो गया। फिर वो आपको बोलेगा भाई आपका इतना बिल हुआ, फॉर एग्जांपल 500। तो आपने किस लैंग्वेज में बात की? उर्दू में, सही है। तो ये जेसन आरपीसीबी यही है कि जब एक एमसीपी का क्लाइंट, क्या कहा मैंने, जब एमसीपी का क्लाइंट कौन हो सकता है आपका? चाहे वो, अभी हमने देखा ना, आपका क्लाइंट कौन हो सकता है, चाहे वो फास्ट एमसीपी हो या चाहे वो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके हो, वो एक खास जबान में बात करते हैं। किस तरह बात करते हैं? खास जबान में बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जेसन आरपीसी। क्या कहते हैं जिसको हम? जेसन आरपीसी। आपने फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस पे बनाया, बैक एंड फास्ट एपीआई पे बनाया, क्वार्टर 2 में आपने बैक एंड भी राउट हैंडलर्स बनाए थे .ts के नाम के, आपको याद हो तो। आपका फ्रंट एंड बात कर रहा था किससे? आपके बैक एंड से। जब आपकी वेब एप्लीकेशन आपके बैक एंड से बात करती है तो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? जेसन तो होता है, सही है, बट एक और कॉन्सेप्ट है। अगर मैं हायर डायमेंशन से पूछूं तो यूआरएल होता है, जेसन होता है, बट एक कॉन्सेप्ट एचटीटीपी। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है वो? एचटीटीपी। तो जब आपका नेक्स्ट.जेएस आपके फास्ट एपीआई से बात करता है तो वो किस शक्ल में बात करता है? एचटीटीपी। इसी तरह जब आपका क्लाइंट, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस क्लाइंट है और फास्ट एपीआई आपका सर्वर है, तो ये दोनों किस सूरत में बात कर रहे हैं? नेक्स्ट.जेएस HTTP रिक्वेस्ट, और फिर ये किससे बात करेगा? पाइथन फास्ट एपीआई से। किससे बात करेगा? पाइथन फास्ट एपीआई से। इसी तरह जब आपका MCP क्लाइंट, कौन यहां पे आपका, जैसे नेक्स्ट.जेएस आपका क्लाइंट था ना भैया, सर्वर/बैकएंड। इस लाइन में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। नेक्स्ट.जेएस HTTP रिक्वेस्ट पाइथन। इसी तरह ये और आगे बढ़ सकता है। जब पाइथन ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लिया, जब पाइथन को जवाब देना दोबारा नेक्स्ट.जेएस को दोबारा एक HTTP रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे जाएगी। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट.जेएस आपका क्लाइंट है। क्लाइंट या कस्टमर कौन होता है? सॉरी, हाँ, क्लाइंट या कस्टमर कौन होता है? यूजर। तो यूजर किस तरह आपके बैकएंड से बात कर रहा था? HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। यही सेम कॉन्सेप्ट एमसीपी में भी है भाई। एमसीपी में तमाम चीजें जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आप ऑलरेडी HTTP की सूरत में पढ़ चुके हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है? जब आपका कोई भी एमसीपी क्लाइंट, यहां पे आपका सिंपल नेक्स्ट.जेएस क्लाइंट था ना, अब किसकी बात हो रही है? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? एमसीपी। जब भी आपका कोई एमसीपी क्लाइंट, अब ये फास्ट एमसीपी हो या ओपन एआई एजेंट्स एसडीके हो, कभी भी आपके जब
एमसीपी सर्वर से बात करेगा तो वो किस तरह बात करेगा? जेसन आरपीसी के थ्रू। सिंपल इज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये कॉन्सेप्ट जरा अपने बराबर वाले से ईमानदारी से डिस्कस करें। कि जब कभी भी एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर से बात करेगा तो वो किस सूरत में बात करेगा? जेसन आरपीसी के थ्रू। अब हम देखते हैं कि भाई जेसन आरपीसी की क्या शक्ल है। सही है, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है जेसन आरपीसी स्टैंड फॉर। अच्छा सवाल है। जेसन आरपीसी इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? बातचीत करने का तरीका। यूज बिटवीन एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर। एवरी इंटरेक्शन अब आपका एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर से क्या बात करेगा भाई? वो टूल्स की लिस्ट मंगवा सकता है, वो टूल को कॉल कर सकता है, वो रिसोर्सेज को रीड कर सकता है, रिसोर्सेज की लिस्ट मंगवा सकता है या रिसोर्सेज को कॉल कर सकता है। हैपेंस थ्रू जेसन आरपीसी। सिंपल इज दैट। जेसन आरपीसी स्टैंड्स फॉर, जेसन का मतलब ये वही जेसन है जो आप लोग आज तक जो है वो पढ़ रहे हैं। जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक हो गया जी। अब यहां पे आरपीसी रिमोट प्रोसीजर प्रोटोकॉल, सॉरी रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक हो गया जी। अच्छा, रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या है? ये बस उसका अभी हमें इसमें जाने की नीड नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है, अभी हमने क्या डिस्कस किया? क्लाइंट कॉल करेगा किसको? सर्वर को। अब क्लाइंट कॉल करके क्या करेगा? टूल कॉल करेगा, टूल लिस्ट करेगा, रिसोर्स कॉल करेगा, रिसोर्स को लिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आप यहां देखें कि जो हमने अभी बात की थी कि जेसन आरपीसी में क्या एक लफ्ज है? जेसन। क्या एक लफ्ज है? जेसन। और जेसन वही चीज है जो आप लोग ऑलरेडी शुरू से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके लिए ये जो सेंटेक्स है ये बिल्कुल भी न्यू नहीं है। इसमें एक अदद कर्ली ब्रैकेट्स है जिसका मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है या जेसन है। अब ये दोनों में से एग्जैक्ट क्या है हम आगे जाके देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब पाइथन में भी टाइपस्क्रिप्ट में भी या तो ये ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी होगी या ये क्या होगी? जेसन होगी। सिंपल। और ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी में से ये एग्जैक्टली कौन सी चीज है वो किस तरह पता चलेगा? कि इसकी की और इसकी वैल्यू दोनों जो है वो डबल कोटेशंस में। वैल्यू तो चले फिर भी इसकी न्यूमेरिक हो सकती है, देखे जैसे ये चीज है इंटीजर हो सकती है, बट इसकी जो की होगी, की का मतलब चाबी, वो हमेशा किस में होगी? डबल कोटेशंस में होगी या आसान लफ्जों में स्ट्रिंग में होगी। तो ये आप देख सकते हैं जेसन आरपीसी आईडी मेथड पैराम्स, जो भी इसकी की है किस सूरत में? डबल कोटेशंस में। अब हम इस वैल्यूज को समझते हैं। जब कभी भी एमसीपी में, जब कभी भी एमसीपी क्लाइंट में या एमसीपी सर्वर में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होगी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिक्वेस्ट की ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट की। द क्लाइंट आस्क्स टू सर्वर टू डू समथिंग। जाहिर सी बात है क्लाइंट तो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, तो यहां पे अभी हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि ऑफ कोर्स क्लाइंट करेगा। जब कभी भी रिक्वेस्ट होगी, सबसे पहला जो पैराम होगा, सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होगा वो कौन सा होगा? इसकी की जेसन आरपीसी। गौर से सुनिएगा, इसकी की जेसन आरपीसी और इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में 2.0, फ्लोट में कह लें या डेसिमल में कह लें, हमेशा किस में होगी? स्ट्रिंग में। आई रिपीट,
जब भी कोई रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होगा एमसीपी क्लाइंट से सर्वर में, जो सबसे पहली चीज होगी, इसकी की और वैल्यू हमेशा और हमेशा और हमेशा सेम रहेगी। क्या होगी? हमेशा और हमेशा सेम रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ये की जो है ना जेसन आरपीसी, ये हमेशा हमेशा सेम रहेगी। इवन के इसकी जो वैल्यू है, क्या कहा मैंने, इसकी जो वैल्यू है डबल कोटेशंस में, सिंगल कोटेशन भी हो सकता है ऑफ कोर्स, 2.0 है, ये भी हमेशा और हमेशा सेम ही रहेगा। ये 2.0 भी कभी चेंज नहीं होगा, ना ये 2.1 होगा, ये 1.7 होगा, 100.43 कुछ भी नहीं होगा। ये जो पहली रिक्वेस्ट का जो ये पहला एट्रीब्यूट है, ये हमेशा और हमेशा इसकी की और वैल्यू दोनों सेम रहेंगे। स्टैंडर्ड एग्जैक्टली ये 2.0 जो है वो भैया आपका जो है वो स्टैंडर्ड है। जेसन आरपीसी और इसकी वैल्यू 2.0 हमेशा इवन इन डबल कोट्स सेम रहेगा। ये कभी भी जो है वो 20 पॉइंट इस तरह या कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमेशा 2.0 सेम ही रहेगा ऑलवेज। सॉरी, ये वर्जन नंबर सही है, ये हमेशा सेम रहेगा। फिर बारी आती है आईडी की। किसकी बारी आती है? आईडी की। जब कभी भी आपका एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, आई रिपीट, जब कभी भी आपका एमसीपी सर्वर आपके जब कभी भी आपका एमसीपी क्लाइंट आपके एमसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तो हमेशा और हमेशा उसकी एक आईडी होती है। क्या होती है? उसकी एक आईडी होती है, और ये आईडी यूनिक रहेगी। ये आईडी क्या रहेगी? यूनिक का मतलब क्या है? एक बार जब असाइन हो गई तो सेम रहेगी। अच्छा, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में पूरी सेम रहती है, ऐसा नहीं कि एक रिक्वेस्ट में अलग रहती है। अब ये जो मैंने सेंटेंस का, ये आप जब रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑलवेज, क्योंकि यहाँ बहुत रश लग जाएगा, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ऑलवेज सेम, विल नेवर चेंज। फिर एक चीज होती है आईडी, ये इंटीजर में होगी, ये स्ट्रिंग में नहीं होगी। विल ऑलवेज बी यूनिक इन द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। आपको ये तो समझ में आ गया कि यूनिक का क्या मतलब है, या एक और सेंटेंस, इट विल ऑलवेज, देयर विल ऑलवेज बी एन आईडी एट्रीब्यूट। सही है? आपको पहला सेंटेंस समझ आ गया कि भाई हमेशा एक आईडी का एट्रीब्यूट होगा। विल ऑलवेज बी यूनिक, हमेशा ये यूनिक रहेगा इन द एंटायर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। अब ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है, जब आप रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये दो पैरामीटर्स अपने बराबर, दो एट्रीब्यूट्स नॉट पैरामीटर्स, अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। हमेशा सेम रहेगा और दूसरा आईडी हमेशा होगी। फिर बारी किसकी आती है? मेथड की। किसकी बारी आती है? मेथड की। अभी हमने क्या डिस्कस किया? जब कभी भी आपका एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो वो क्या करेगा? या तो वो टूल कॉल करेगा, टूल को लिस्ट करेगा, रिसोर्स को कॉल करेगा, ये रिसोर्स को लिस्ट करेगा। ये चार में से अभी तो हमने चार काम पढ़े, एक दो काम और कर सकते हैं। तो ये काम यहाँ पे। अब मेथड के एट्रीब्यूट में एक्चुअल में हमारा क्लाइंट
बताएगा अपने सर्वर को कि भाई मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। सही है। एक्चुअल में जब अभी ये हमारी जो क्लाइंट की फाइल है ना, यहां पे क्या हो रहा है, ये किसकी फाइल है, किसकी फाइल है, ये क्लाइंट की फाइल है। जब भी क्लाइंट, ये मेरे क्लाइंट की फाइल है और ये मेरे सर्वर की फाइल है, सॉरी ये तो एजेंट एसडीपी है, ये रहा सर्वर। सही है। ये मेरे क्लाइंट की फाइल है और ये मेरे सर्वर की फाइल है। जब भी क्लाइंट सर्वर से बात करेगा तो वो जेसन आरपीसी में करेगा, और जेसन आरपीसी में वो क्या बात करेगा, क्या बात करेगा, या तो टूल के रिलेटेड बात करेगा या रिसोर्सेज से रिलेटेड बात करेगा। ये मेरा क्लाइंट है। आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पढ़ के सुकून से बताओ। सॉरी ये छुप गया। इस क्लाइंट की फाइल में ये लाइन जो मैंने लाइन नंबर 10 हाईलाइट की है, क्लाइंट सर्वर से बात करेगा जेसन आरपीसी के थ्रू, लेकिन जेसन आरपीसी के थ्रू वो क्या बात करेगा, या रिसोर्स से रिलेटेड बात करेगा या टूल से रिलेटेड बात करेगा। या आप देख के बता सकते हैं क्लाइंट किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा होगा, रिसोर्सेज से। और रिसोर्सेज से रिलेटेड भी स्पेसिफिक क्या बात कर रहा होगा, रिसोर्सेज को रीड कर रहा होगा, रिसोर्सेज को पढ़ रहा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पे मुझे मेथड बताएं, तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड मुझे बताएंगे, रीड रिसोर्सेज। कौन सा मुझे आप मेथड बताएंगे, रीड रिसोर्सेज। यहाँ पे मैंने टूल स्लैश कॉल लिखा है, ये रीड स्लैश रिसोर्स भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। ये बस यही था, और इसमें इस मेथड के एट्रीब्यूट में कुछ भी नहीं है। पैराम्स एक्चुअल में जो है भाई, कौन सा फंक्शन, क्या कहा मैंने, एक्चुअल में कौन सा फंक्शन जो है वो आप अपने क्लाइंट से या क्लाइंट सर्वर से मंगवाना चाहते हैं। सही है। अगर मेरे पास एक यहाँ पे, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर यहाँ पे रिसोर्स आपने बताया, यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स रीड हो रही होगी। क्या हो रहा होगा, रिसोर्स रीड हो रही होगी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि, अच्छा पैराम्स में दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे मेथड में बताया जाएगा कि भाई एक्चुअल में चाहिए क्या, या किससे रिलेटेड बात करनी है, टूल से रिलेटेड या रिसोर्स से रिलेटेड। ये मैं मेथड में बता दूंगा। पैराम्स में मैं क्या बताऊंगा, भाई एक से ज्यादा भी टूल्स हो सकते हैं ना, एक हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में मुझे जिस टूल को कॉल करना है, उसमें मैंने किसको बताया कि भाई गेट वेदर का मुझे नाम का एक फंक्शन होगा, वो मुझे कॉल करके लाके दे दो। तो अगर यहाँ पे जो आप लोगों के जहन में अभी एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिसमें आपने मुझे कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिसोर्स रीड हो रही होगी। क्या हो रहा होगा, रिसोर्स रीड हो रही होगी। इस सर्वर को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे पैराम्स में क्या आएगा, क्या आएगा पैराम्स में, यहाँ पे मोड चेक करके भाई मुझे इस नाम का जो है वो यहाँ पे फंक्शन लाके दे दो। सिंपल इज दैट। तो अगर मैं अब यहाँ पे आपसे पूछ के लिखूं कि भैया मेथड में क्या होगा, client tells the server what client wants। सही है। और चौथी चीज क्या थी भाई, पैराम्स थी हमारी। ठीक हो गया जी, ये थी हमारी पैराम्स। पैराम्स क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट इज रिस्पॉन्सिबल to call an actual function। सिंपल। अब इन दो मेथड्स को अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।
ये रीड रिसोर्स को इंग्लिश है। ठीक हो गया जी। तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी आप लोगों के लिए किस चीज की, रिक्वेस्ट साइकिल की। किस चीज की रिक्वेस्ट, किस चीज की एक्सप्लेनेशन थी, रिक्वेस्ट साइकिल की। कि जब आपका सर्वर क्लाइंट से बात करता है तो किस जबान में बात करता है, जेसन आरपीसी के थ्रू। और जब जेसन आरपीसी की रिक्वेस्ट की शक्ल कैसे दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें जेसन आरपीसी आईडी मेथड पैराम्स नाम के एट्रीब्यूट जो है वो होते हैं। और इनका क्या मकसद है ये हमने यहाँ पे जाके देख लिया। अब रिक्वेस्ट कर दी क्लाइंट ने, नेक्स्ट बारी किसकी होती है, किस चीज की, रिक्वेस्ट के बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स। क्या होता है, रिस्पॉन्स। तो ये हमने रिक्वेस्ट देख लिया, ये आप रिक्वेस्ट देख रहे हैं, रिक्वेस्ट का यही ऑब्जेक्ट था। और यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिख भी दिया कि भाई कौन सी चीज क्या है। ये आप हमारी गिटहब रेपोजिटरी में जाएंगे तो क्लास 22 में आपको हर चीज मिल जाएगी। फिर यहाँ पे अब किसकी बारी आती है, रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स की। और रिस्पॉन्स क्या होता है कि भाई जब सर्वर जो है वो रिप्लाई करता है आपके क्लाइंट को। अब आप देखें और मुझे बताएं कि क्या ये पहले के दो पैरामीटर आपके जान पहचान के क्या है, वो जेसन आरपीसी 2.0 और आईडी 1। जब कभी भी एमसीपी में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होगी तो उसमें एक अदद पैरामीटर लाजमी जाएगा जिसका की और वैल्यू दोनों सेम रहेगा, जिसका क्या नाम है, जेसन आरपीसी 2.0। फिर किसकी बारी आती है यहाँ पे, आईडी की। अब ये आईडी का एट्रीब्यूट तो ठीक है, ये भी रहेगा हमेशा, बट इसकी जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, 1। ये वैल्यू क्या है, 1। अब यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट या ये रिस्पॉन्स, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, ये रिस्पॉन्स या ये उस सवाल का जवाब है जो थोड़ी देर पहले मेरे क्लाइंट ने मेरे सर्वर से पूछा था। जब कभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है ना तो हमेशा उसकी यूनिक आईडी होती है। जो रिक्वेस्ट होगी उसकी हमेशा एक आईडी होगी, और जब वो रिस्पॉन्स बैक करेगा आपका एमसीपी सर्वर, अब ये गौर से सुनिएगा, जब आपका एमसीपी सर्वर आपके क्लाइंट को वापस जवाब देगा तो वो हमेशा उसी यूनिक आईडी के साथ देगा। ये आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में जो आईडी का एट्रीब्यूट है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई सपोज आपने एग्जाम दिए 9 मैट्रिक के, उस 9 मैट्रिक के एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड के पेपर में एग्जाम क्वेश्चन पेपर होता है और एक आंसर शीट होती है। अब क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, सवाल लिखे होंगे, लेकिन सवाल ऐसे नहीं लिखे होंगे। सवाल किस तरह लिखे होंगे, अपने क्वेश्चन नंबर के साथ। किस तरह लिखे होंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ। अब आपकी क्या ड्यूटी है, आंसर शीट में आप क्या लिखते हो, आंसर। वो कौन सी ऐसी चीज है जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में मैच होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर के। भाई ये जो सेक्शन ए का, सेक्शन बी का पहला सवाल है तो आप ऊपर हेडिंग लगाते हो सेक्शन ए और फिर क्या नीचे लिखते हो, क्वेश्चन नंबर के। तो वो दोनों चीजें क्या होती है, आपस में मैच होती है। इसके मैच करने का क्या फायदा है, एग्जामिनेटर जो एग्जाम कंडक्ट करता है आपका, जो आपके पेपर चेक करता है, उसको जब ये दोनों चीजें मैच होती है ना तो उसको इंडिकेशन जाता है कि ये जो आंसर है ये इस सवाल से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आईडी का एट्रीब्यूट भी वही काम करता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट, ये रहा रिक्वेस्ट की आईडी जब रिक्वेस्ट जाती है तो आईडी के साथ जाती है। किसके साथ जाती है, आईडी के साथ। सपोज रिक्वेस्ट क्या है, सवाल यानी क्वेश्चन पेपर, सही है। और रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, जवाब या आपकी आंसर शीट। तो ये आईडी भी हमेशा सेम होनी चाहिए। रिजल्ट इज द एक्चुअल रिप्लाई जो सर्वर आपको कर रहा है।
रिजल्ट क्या है? जो आपका एक्चुअल रिप्लाई है जो सर्वर आपको कर रहा है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में एक सवाल था, फॉर एग्जाम्पल 14 पॉइंट्स ऑफ या जो भी 14 नुकात कायदे आलम के, सही है? वो क्या था? वो क्या था? क्वेश्चन था। वो क्या था? आपका क्वेश्चन था। अब जो आप एक्चुअल 14 पॉइंट्स लिखोगे वो किस पैराम में आएगा? इस रिजल्ट के पैरामीटर में आएगा। अब ये 10 30 क्या है? ये सिंपल है, आपको इसमें इतना जाने की नीड नहीं है। जो भी आप रिटर्न करवा रहे होंगे वहां से स्ट्रिंग, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, माय बैड, जो भी आप वहां से ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे होंगे वो चीज यहाँ पे कहाँ आ जाएगी? आपके रिजल्ट के एट्रीब्यूट में। तो ये रिक्वेस्ट नहीं, सॉरी मुझे क्यों बोला लग रहा है, ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट और जेसन आरपीसी और खासकर ये आईडी का एट्रीब्यूट क्यों यूनिक रहता है एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में, इसको आप अपने बराबर वाले से डिस्कस करो। और ये रिजल्ट का एट्रीब्यूट, सॉरी सिंपल यहाँ पे 5 रिटर्न करें। सर्वर जब भी कुछ रिटर्न करता है किसी न किसी फॉर्मेट में करता है ना, तो यहाँ पे यही फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर हाउ मेनी डेज इन द वीक, सही है, हाउ मेनी डेज इन द वीक, तो आप यहाँ सिंपल 7 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये ऑब्जेक्ट का, सिंपल इज दैट। तो ये जो भी डाटा स्ट्रक्चर रिटर्न हो रहा होगा ना इन एक्चुअल आपके सर्वर से, वो यहाँ अब ने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज आया आपको, अब आपकी मर्जी, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज लिखें, वॉइस नोट में जवाब दें, ये उस सूरत का आंसर। अच्छा जी, तो ये सिंपल सी चीज होपफुली आपको क्लियर होगी। एमसीपी क्लाइंट हमेशा एमसीपी सर्वर से बात करेगा, किस सूरत में करेगा? जेसन आरपीसी के थ्रू। और जेसन आरपीसी ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल है। सर्वर जब भी क्लाइंट से बात करेगा, क्लाइंट सर्वर से जब भी बात करेगा रिक्वेस्ट रिस्पांस में बात करेगा, तो उसकी ये शक्ल होगी जेसन आरपीसी की। सो हाँ, एमसीपी में जेसन आरपीसी की। अच्छा, सपोज करें कोई एरर आ गया, भाई हो सकता है ना कोई एरर आ जाए, तो जरूरी तो नहीं है हमेशा आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ही हो, कभी कभी हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट फेल भी हो जाए। तो यहाँ पे एरर का ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एरर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो उसका सिंपल ये रिस्पॉन्स आपको क्लाइंट पे मिलेगा, जेसन आरपीसी और आईडी। फिर वही बात, आईडी यहाँ भी सेम है कि भाई आपकी किस रिक्वेस्ट में एरर आया है। भाई जब आप सवाल का जवाब दे रहे थे तो वहां पे आईडी थी या नहीं थी, तो यहाँ एरर में भी आपको पता चलेगा ना कौन सी रिक्वेस्ट फेल हुई है, तो वो भी किसके थ्रू पता चलेगा? आईडी के थ्रू। और यहाँ एरर का ऑब्जेक्ट कोड 32,601 माइनस में, और मैसेज मेथड नॉट फाउंड। मेथड नॉट फाउंड का क्या मतलब है कि आपने उस फंक्शन को, मेथड का मतलब फंक्शन, उस फंक्शन को कॉल किया जो सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप पूछेंगे भाई ये कोड कहाँ से आया और ये मैसेज किसने इजाद किया, तो यहाँ पे ये एरर का एक टेबल भी ऑलरेडी मैंने बना दिया। ये आपको बस याद रखना है कि ये ऑलरेडी डिफाइन है। ये आपको कभी भी अपना कोई नंबर खुद से डिफाइन नहीं करना, ना ही अपना मैसेज कभी खुद से डिफाइन करना है। ये ऑलरेडी एमसीपी आपको प्रोवाइड करता है। जब भी कोई मैसेज आए तो बस आपको यहाँ स्टेटस कोड मैच करके देखना है। यहाँ 5 से 6 स्टेटस कोड है, सही है, ये बस आप लोगों ने यहाँ से देख रहे हैं। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, इसका क्या मतलब है। पार्स एरर आप ऑलरेडी, भाई सपोज सर्वर रिसीव इनवैलिड जेसन, सही है, ब्रोकन सिंटैक्स, आपसे जेसन लिखने में मिस्टेक हो गई। जेसन लिखने में क्या मिस्टेक हो सकती है भाई, सपोज करें जेसन को की और एट्रीब्यूट या की लाजमी तौर पे डबल कोट्स में चाहिए, या हर एक एट्रीब्यूट के बाद कॉमा चाहिए, आपने जेसन लिखने में कोई मिस्टेक कर दी,
तो वो पार्स एरर। इनवैलिड रिक्वेस्ट, इनवैलिड का क्या मतलब है? जरूरत से कम चीजें आपने भेजी, सही है, जरूरत से कम चीजें आपने उसको भेजी। मेथड नॉट फाउंड मतलब फंक्शन जिसको आप कॉल कर रहे हो वो मिला ही नहीं, सर्वर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनवैलिड पैराम्स, ये भी मोर और लेस सेम है, सही है। इंटरनल सर्वर एरर, कि भाई आपके सर्वर में ही कोई मसला है, सही है, आपके सर्वर में कोई इशू है तो वो इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये चीज़ मैंने लिखी हुई है कि एमसीपी में भी खास क्या एरर आ सकते हैं। अब क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं जल्दी इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ आपको कि भाई टूल एग्जीक्यूशन में एरर। सपोज टूल आपने कॉल किया, इसमें से कोई इशू नहीं है भाई, टूल एग्जिस्ट भी करता था, सर्वर में भी कोई मसला नहीं था, लेकिन टूल के चलने में कोई मसला आ गया। सपोज करें आपके टूल में एक एक्शन परफॉर्म हो रहा था डेटाबेस में, सपोज आपके डेटाबेस के कनेक्शन नहीं बन पा रहा, आप किसी एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो एपीआई जो है वो डेड है या फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये चीज़ आ जाएगी। रिसोर्स नॉट फाउंड, प्रॉम्प्ट नॉट फाउंड। प्रॉम्प्ट हम देखते क्या होता है, सही है। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जेसन आरपीसी का। ये सब जो मैंने इतनी जल्दी 2 टेबल आपको दिखाए, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एरर थे। एरर तो खुद एमसीबी आपको प्रोवाइड करेगा, जब भी आपसे कोड चलाने में गलती होगी तो एरर आ जाएगा। और एरर का स्टेटस कोड और एरर का नेम और मैसेज ऑलरेडी जो है वो आपको एमसीबी की तरफ से मिल रहा था, तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। बस ये याद रखना है कि एमसीबी सर्वर, जब आप एमसीबी पे काम करते हो तो एरर भी आपको हो सकता है, ऐसी बातें आ सकते हैं, और वो इस तरह के एरर हो सकते हैं। सिंपल इज इट। आप लोगों ने इतनी सारी एआई एप्लीकेशन यूज़ की, चैट जीपीटी, क्लाउड कोड, अपने चैटबॉट बनाए, आपने इतनी सारी एआई एप्लीकेशन यूज़ की, सही है। आपने अक्सर किसी ना किसी एआई एप्लीकेशन में जब आप कहीं पे गए तो ये चैटबॉट जैसा इंटरफेस आपने देखा होगा। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो ब्लर हो जाएगा। खैर आप लोगों को आइडिया तो मिल रहा होगा, ये एक चैटबॉट जैसा इंटरफेस है, चैट जीपीटी जैसा, ऐसा ही है, यस और नो, सही है। यहाँ पे नीचे बॉक्स आ रहा है इनपुट फील्ड, प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट को फायर करते हो, और सपोज आपका चैट जीपीटी है। ये जो आपको 6 बॉक्सेस दिख रहे हैं, अब आपने क्योंकि इतना यूज किया है एआई को और एआई पे इतना काम भी किया, डेवलपमेंट भी की है, इन 6 बॉक्सेस को देख के आपको क्या लगता है ये क्या चीज है? नहीं, इनका अभी यूजर पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, अभी मैं आपसे इंटरनेट डिटेल नहीं मांग रहा। सोच के बताइए, ये जो 6 कार्ड्स हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6, जी अभी मैं यूजर पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, मैं अभी आपसे कोई टेक्निकल डिटेल नहीं मांग रहा हूँ कि भाई बिहाइंड द सीन क्या एलएलएम कॉल हो रहा होगा, क्या टूल कॉल, फला कुछ भी नहीं। यूजर पर्सपेक्टिव से अगर आप इस एप्लीकेशन के यूजर हो, मैं अगर इस क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? एक प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। या मैं लिख सकता हूँ हेल्प मी रिव्यू माई कंप्लीटेड टास्क, सही है। तो क्या होगा, जो भी मेरे टास्क है वो आ जाएंगे। प्रोवाइड एन अपडेट ऑन माई टास्क, हेल्प मी प्लान माई डे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म होने लगेगा, सही बात है। और एक्शन कैसे परफॉर्म होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉल करके ही होगा, जिसने भी कहा, सही कहा। इस बात से सब इख्तिलाफ रखते हैं या इत्तेफाक रखते हैं? एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? एग्री करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बात करने का क्या तरीका है? एग्जैक्टली, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बात करने का क्या तरीका है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी
कम्युनिकेशन, जैसे आप में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, पश्तो में बात कर रहे हैं, सही है। एक ये सेम कॉन्सेप्ट आपके एमसीपी सर्वर्स में भी होता है। किस में होता है? आपके एमसीपी सर्वर्स में भी होता है। हमेशा क्या होता है, आप जब भी अपनी कोई एमसीपी की एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो जिसमें एमसीपी इन्वॉल्व है, सही है, जब भी आप अपनी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, अच्छा इस एक जो टॉपिक है ये एमसीपी प्रॉम्प्ट्स हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा डेवलपर पर्सपेक्टिव और बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचिएगा, सही है। अब वो किस तरह मैं आगे बताऊँ। भाई आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, अब चाहे वो एआई एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, एज अ डेवलपर आपको पता है ना कि इसका यूजर कौन होगा, यस और नो। भाई आपने क्वार्टर 2 में रिज्यूमे बिल्डर बनाया था, आपको क्या लगता है रिज्यूमे बिल्डर जो आप बना रहे हो उसको कौन यूज करेगा? आप किसी को भी अपना रिज्यूमे बनाना होगा, वही यूज करेगा उसको, यस और नो, सही है। आपने अभी सपोज हैकाथॉन 0 आप बना रहे हैं, सही है। हैकाथॉन 0 में आपको जीमेल, व्हाट्सएप वगैरह, लिंक्डइन सब लगाना है, तो उसको कौन यूज करेगा? जिसको अपना ईमेल ऑटोमेशन करनी हो, व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेट करना। भाई आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उस रेस्टोरेंट के ओनर को पता होता है ना कि अगर कोई सपोज अगर किसी हाईवे के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो उसको पता होगा ना कोई क्यों आ रहा है। ऑफ कोर्स आप हाईवे के रेस्टोरेंट में जो भी सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कढ़ाई खाने का ही होता है। भाई आप आइसक्रीम की दुकान पे जा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आइसक्रीम खाना। आप क्लाइंट हो, आइसक्रीम की जो दुकान है जिसकी, उसको पता है कि मेरे क्लाइंट को पहले से क्या चाहिए, उसको क्या पता है? उसको पता है कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। भाई आप बेकरी पे जा रहे हो, आप बेकरी पे जाके सपोज कढ़ाई तो ऑर्डर नहीं करोगे ना, सही है। आप जो भी बेकरी पे ऑर्डर करते हो तो बेकरी वाले को पता। सपोज आप किसी भी सुपर स्टोर गए शॉपिंग करना है अपनी ग्रोसरी की, तो उसको पता है ना कि भाई आपको जो महीने का, पूरे महीने का जो राशन है आप वो ही डिमांड करोगे, आप उससे बाइक या गाड़ी की डिमांड तो करोगे नहीं। प्रॉम्प्ट्स की सूरत में क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो ना, सिर्फ इसका 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, सिंपल। प्रॉम्प्ट्स तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बात करने का तरीका। जब भी आप कोई एप्लीकेशन एमसीपी के थ्रू बनाते हो तो आपको पता होता है कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए होगा, आपके क्लाइंट को क्या चाहिए होगा। तो बस वही कुछ प्री क्राफ्टेड टेम्पलेट्स, क्या चीज? प्री क्राफ्टेड टेम्पलेट्स या पहले से बनाए हुए प्रॉम्प्ट्स डेवलपर क्या करता है या सर्वर क्या करता है, खुद ही अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देता है। मुझे बताइए यहाँ पे 6 बॉक्स है, सही है। अभी मैंने क्या कहा, एमसीपी प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? एमसीपी में हमें अब तीसरी चीज हम पढ़ा है एमसीपी सर्वर में। हमने एमसीपी सर्वर में क्या क्या पढ़ा? टूल और रिसोर्सेज। अब हम एक तीसरी चीज पढ़े जिसका क्या नाम है? एमसीपी प्रॉम्प्ट्स। ये कौन प्रोवाइड करता है? सर्वर, बल्कि यहां में लिखता हूं एमसीपी प्रॉम्प्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द सर्वर टू द क्लाइंट। और प्रॉम्प्ट्स क्या होता है? या तो यूजर खुद लिख ले या आप यूजर को बना के दे दो। इन एमसीपी कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स आर प्री क्राफ्टेड टेम्पलेट्स या स्लैश ऑर्डर फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सिंपल है ये। इसमें यहाँ पे कुछ भी मैंने रॉकेट साइंस से लिखा। एमसीपी प्रॉम्प्ट्स क्या होता है? अच्छा, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं भाई? लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बात करने का तरीका। भाई यूजर खुद भी लिख सकता है। एक जो आप लोग आज तक चैट जीपीटी, क्लाउड, ये सब प्रॉम्प्ट आप दे रहे थे, इतनी आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू में पढ़ी हुई थी सारी। एक तो ये चीज है। अब एमसीपी में प्रॉम्प्ट्स क्या होता है? आपको पता है कि प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, इससे क्या होता है, बट एमसीपी के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट्स आर ऑलवेज
प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। ये 3 पॉइंट। प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? एमसीपी के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपर या सर्वर पहले से ही अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्या होगा? एमसीपी सर्वर या एमसीपी के डेवलपर जो आप डेवलप कर रहे हैं, वो पहले से ही अपने क्लाइंट के लिए या यूजर के लिए, कस्टमर के लिए वो चीजें रेडी रखेगा। प्रॉम्प्ट्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो 6 कार्ड्स हैं, आप किसी एप्लीकेशन पे आए और ये 6 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। अब 10 मिनट पहले आप लोगों ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भाई जैसे ही हम किसी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो एक एक्शन परफॉर्म होने लगेगा। मुझे एक बात बताएं, ये 6 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं? कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? आपको एमसीपी सर्वर से आ रहा है। तो आप किसी भी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये चीज, उसके पीछे का एक्शन जो है वो परफॉर्म होने लगेगा। तो सिंपल बस यही है, एमसीपी प्रॉम्प्ट्स में बस ये 3 चीजें ही हैं कि जब भी एमसीपी प्रॉम्प्ट्स की बात होती है तो एमसीपी प्रॉम्प्ट्स हमेशा सर्वर प्रोवाइड करता है किसको? क्लाइंट को। किसको प्रोवाइड करता है? सर्वर प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। अच्छा, प्रॉम्प्ट्स अगर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एक और सवाल, आप लोगों ने कहा कि एक्शन परफॉर्म होने लगेगा, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस पर, अगर मैं एक यूजर हूं या आप इस वेबसाइट के यूजर हैं, तो क्लिक करने पे आपको क्या लगता है, ये एप्लीकेशन आपसे प्रॉम्प्ट मांगेगी या डायरेक्ट एक्शन शुरू हो जाएगा? डायरेक्ट एक्शन शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर डायरेक्ट एक्शन शुरू हो गया और यूजर ने तो बताया ही नहीं करना क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ने प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है ना, कहीं ना कहीं किसी ने प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। तो बस यही है एमसीपी प्रॉम्प्ट, सिंपल इज दैट। एमसीपी प्रॉम्प्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द सर्वर टू द क्लाइंट। ये 3 पॉइंट अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। सॉरी, जो वेबसाइट ओपन की वो क्या है? आप यही पूछ रही हैं? ये तो ऐसे ही इंटरनेट से इमेज उठाई है बस समझाने के लिए। आप लोगों ने अपना चैटबॉट बनाया था हैकाथॉन 1 में, उसमें भी आई थिंक ये रिक्वायरमेंट थी, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, कि उसमें प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स भी यूजर के लिए होने चाहिए। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने तो किया था, मुझे नहीं पता मैंने खुद से किया था या जो है वो रिक्वायरमेंट थी, ये मुझे याद नहीं है। तो ये 3 पॉइंट जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। मॉडल से बात करने का तरीका, बट एमसीपी के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट्स किस तरह यूज होते हैं? कॉन्सेप्ट वही है, एलएलएम से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें एक्स्ट्रा हैं कि भाई जब भी एमसीपी में प्रॉम्प्ट्स की बात होगी तो हमेशा सर्वर प्रोवाइड करेगा किसको? क्लाइंट को। सही है? और ये पहले से बने बनाए प्रॉम्प्ट्स रखे होते हैं जो यूजर, अब ये बात जाहिर सी बात है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू मंगवाते हैं तो उसको पता है वो जो मेन्यू है ना वो क्या है, पहले से डिफाइन किया हुआ प्रॉम्प्ट आप कह सकते हो है कि आपको पता है, उस क्लाइंट, उस सर्वर को पता है कि आप वो जो क्लाइंट आएगा वो क्या रिक्वेस्ट करेगा। सही है? ये चीज है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल के हम हैकाथॉन 0 को डिस्कस कर लेते हैं। हैकाथॉन 0 काफ़ी लोगों का इन प्रोग्रेस है, काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह से बहुत जल्दी से कर भी लिया है। मैं यहाँ पे हैकाथॉन 0 का डॉक्यूमेंट दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये रहा हैकाथॉन 0 का डॉक्यूमेंट, या पूरा पढ़ सकते हैं। ये 3 से 4 टीयर्स में डिवाइडेड है। ब्रॉन्ज, ये रहा ब्रॉन्ज, सही है, जिसमें क्या करना है आपको, एक ऑब्सीडियन वॉल्ट नाम का या ऑब्सीडियन नाम का एक सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका? ऑब्सीडियन नाम का सॉफ्टवेयर है।
जैसे आपका MS ऑफिस होता है या MS पावर पॉइंट होता है, एक्सेल। MS एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल शीट्स होती हैं, सिंपल है। MS वर्ड में क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स की फाइल होती है। इसी तरह ऑब्सिडियन में क्या होती है? आपकी मार्कडाउन फाइल्स होती हैं। क्या होती हैं आपकी? मार्कडाउन फाइल्स। मार्कडाउन फाइल्स क्या होता है? जिसका एक्सटेंशन .md होता है। फिर आपको क्या करना है? एक वॉचर स्क्रिप्ट बनानी है। वॉचर स्क्रिप्ट इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर अ पाइथन फाइल जो आपके जीमेल के ऊपर नजर रखेगा। सही है? वॉचर स्क्रिप्ट इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर अ पाइथन फाइल जो क्या करेगा? आपके जीमेल के ऊपर एक्चुअल में नजर रखेगा कि भाई कब ईमेल आया, जो ईमेल आया उसको एनालाइज करेगा कि भाई ये ईमेल है तो कितना जरूरी है। भाई सपोज कोई एडवर्टाइजिंग ईमेल है, आपने सपोज कहीं 2 महीने पहले कहीं से परफ्यूम खरीदा, आज उसने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसने मार्केटिंग कैंपेन चलाई और आपको एक ईमेल आ गया। अब आप मुझे खुद सोच के बताएं, अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते या अगर ऐसा ईमेल पढ़े तो क्या आप इस मार्केटिंग कैंपेन के ईमेल का रिप्लाई करते? क्या करते? कभी भी इस टाइप के ईमेल का रिप्लाई आप नहीं करते। सपोज करें आपको आपके मैनेजर का ईमेल आया या आपको जॉब इंटरव्यू का ईमेल आया या सपोज आपने कहीं टिकट बुक कराई तो एयरलाइन का आपको ईमेल आया। क्या इस तरह के ईमेल का जवाब देना मुनासिब है या नहीं? भाई आपके मैनेजर का अगर कोई ईमेल आएगा तो आप उसको रिप्लाई 110% करोगे। अगर आपको जॉब इंटरव्यू या आपके प्रमोशन का ईमेल आ रहा है तो आप उसका रिप्लाई 110% अपनी कंपनी में करोगे। तो यहां बस आपको ये काम करना है। किसके थ्रू करना है? क्लाउड कोड या क्वेन आपके पास है तो आप उससे कर सकते हो। सही है? और यहाँ पे पूरी चीज लिखी हुई कि किस तरह इनबॉक्स में सबसे पहले ईमेल आएगा, नीड एक्शन में अगर उस ईमेल को रिप्लाई की जरूरत है तो वो नीड एक्शन में चला जाएगा। कैसे वो इनबॉक्स से नीड एक्शन में ट्रेवल करेगा, उसको कौन एनालाइज करेगा? जाहिर सी बात है आपका क्लाउड कोड या क्वेन। और फिर जब आपने उस पर काम खत्म कर दिया तो वो डन में चला जाएगा। सही है? अब मुझे एक बात बताएं, आपके पाइथन का एक सर्वर है या फास्ट एपीआई का एक सर्वर है और जीमेल एक थर्ड पार्टी चीज है। तो एआई के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हमें थर्ड पार्टी से बात करनी है तो किसका क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है? एमसीपी सर्वर। तो यहाँ पे जीमेल का एमसीपी आप लगा सकते हो। सही है? अगर आपने एपीआई लगाई है तो आप वो भी काम कर सकते हो। ये तो अभी मैंने बिल्कुल जल्दी समझा दिया। ऑफ कोर्स आप इसको सुकून से बैठ के पढ़ लेना, काफ़ी लोगों ने हो सकता है इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर भी लिया। ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर आएगा। सिल्वर की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई सारी ब्रॉन्ज की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, फिर सिल्वर शुरू करना। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी है। पहले आपने सिर्फ जीमेल लिखा था, अब आपको व्हाट्सएप और लिंक्डइन भी लगाना। व्हाट्सएप का भी एक एमसीपी सर्वर आता है। अच्छा, ऑफिशियल व्हाट्सएप वालों ने रिलीज नहीं किया, बट व्हाट्सएप का एमसीपी सर्वर भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। और लिंक्डइन के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका एक डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा या एक पेज बनाना पड़ेगा। जैसे फेसबुक पेजेस होता है ना, वैसे लिंक्डइन का भी एक पेज, बिजनेस पेज आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सेम काम आपको करना है कि भाई जैसे ही आपको अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि भाई लिंक्डइन पे पोस्ट करो, तो आप लोग अक्सर भूल जाते होंगे, तो इस काम को ऑटोमेट आप कर सकते हो। इसमें क्या ऑटोमेट करना है, ये हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट्सएप के एमसीपी सर्वर में क्या होगा? भाई सपोज आपका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसका मैसेज आप मिस करना नहीं चाहते, तो व्हाट्सएप का एमसीपी सर्वर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप वो कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप के एमसीपी सर्वर को प्रोवाइड करो, या तो सारे कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर दो या कोई एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट या ग्रुप आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। जब भी उस ग्रुप में मैसेज आएगा वो आपको इन्फॉर्म यहाँ पे कर देगा। और आपको अगर कोई रिप्लाई करना हो तो वो भी आप अपनी ऑटोमेशन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। ठीक हो गया? मजीद डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी तरह और फिर आगे जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबकी इंटीग्रेशन आपको करनी है। अगर आपका कोई सवाल है कि यार कहीं हम फंस गए, तो यहाँ पे अगर आप मेरे गिटहब अकाउंट पे आएंगे, सही है? जब आप मेरे गिटहब अकाउंट पे आएंगे, ये वही अकाउंट है जिससे आपको संडे आफ्टरनून की रेपोजिटरी मिली है। पब्लिक रेपोजिटरी है, ऑटोनोमस ईमेल FT।
अब ईमेल इसका नाम नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, तो एक मेरी तरफ से गलती। खैर आप लोग नाम याद रखें। ये मेरी रेपोजिटरी है जिसमें मैं ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है कि यार सपोज व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रही या लिंक्डइन समझ नहीं आ रहा, अच्छा आप लिंक्डइन की एक बार इंटीग्रेशन कर लोगे तो फेसबुक की भी वही है, इंस्टाग्राम की भी वही है। तो एक डॉक्स नाम की डायरेक्टरी होगी जिसमें मैंने लिंक्डइन व्हाट्सएप की पूरी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई आप लोगों के लिए। तो आपको सपोज व्हाट्सएप पे आना हो तो आप देख सकते हो कि भाई व्हाट्सएप में मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक ये ऑटोमेशन करती क्या है, इसका ओवरव्यू, और इसकी टेस्टिंग अगर मुझे करनी हो तो मैं इस तरह यहाँ पे कर सकता हूँ। जब आप इस दोनों फाइल्स को पढ़ोगे ना सुकून से या अपने क्लाउड कोड को प्रोवाइड कर दो ये दोनों फाइल्स, तो क्या होगा आपके लिए, अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। व्हाट्सएप के लिए भी है और किसके लिए है, लिंक्डइन के लिए भी है। अच्छा जो इसका गोल्ड टियर है ना, तीसरी चीज़, ये 2 चीज़ें तो हो गई, इसकी एक तीसरी चीज़ ये भी है कि एक सिल्वर या गोल्ड, नहीं सिल्वर में नहीं, गोल्ड में एक सीईओ ब्रीफिंग की ऑटोमेशन भी बनी हुई है। सीईओ को, जो आपकी कंपनी का सीईओ होता है, अच्छा यहाँ पे ये फाइनेंस से रिलेटेड है थोड़ा, तो भाई अगर आप एक फाइनेंस कंपनी, सपोज आपकी बेकरी है या कहीं आपकी दुकान है, तो दुकान में क्या चीज़ें होती हैं, एक सीईओ या ओनर के लिए किसको पैसे देने हैं, किसकी पेमेंट आना बाकी है। अब जाहिर सी बात है, सपोज आज है 8 मार्च, सपोज 5 मार्च को किसी की पेमेंट आनी थी, आज 8 मार्च हो गई, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं आई, तो आप क्या करोगे, उसको एक रिमाइंडर भेजोगे। और वो रिमाइंडर कैसे भेजोगे, वही जो पिछले ब्रॉन्ज सिल्वर टियर में आपने व्हाट्सएप या जीमेल इंटीग्रेट किया था, उसी के थ्रू आप ये ऑटोमेशन मजीद कर सकते हो कि भाई आपकी 5 मार्च को पेमेंट ड्यू थी बट आज 8 मार्च हो गई, अभी तक आपकी पेमेंट नहीं आई है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे ये हर चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आप लोगों को। अब इसको ब्रीफली पढ़ना, ये काम आपके लिए हो जाए। अच्छा यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर यूज होगा जिसका क्या नाम है, ओडू, जिसका क्या नाम है, सही, इसको आप डाउनलोड करोगे। ये सिंपली एक फाइनेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी सारे जो है वो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जब आप इसको बैठ के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो आपकी पेमेंट की जो स्लिप होती है वो जनरेट कर देता है ये, और भी 50 पूरा एक प्रोडक्ट है ये काम आप कर सकते हो। आप इस रेपोजिटरी में से चीज़ों को सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसको क्लोन करके सबमिट नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि अभी मैंने देखा इससे कुछ 200-250 क्लोन ऑलरेडी हो चुके, सही है। तो इतना काम आप लोग मत कीजिएगा, सुकून से इसको पढ़िएगा, इस प्रोजेक्ट को आराम से क्लोन करके सबमिट करने की नीड नहीं है। अच्छा हो सकता है काफ़ी लोगों ने कर भी दिया हो, क्योंकि मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। तो अब पकड़े कैसे जाएं, और वो पकड़े ऐसे जाएं कि देखिए जब आपका ये कमिट्स आ रहा है या कमिट्स की हिस्ट्री में मैं गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जाहिर सी बात है मेरी रेपोजिटरी है, तो किसका नाम आ रहा है, मेरा और क्लाउड का। तो ये पूरी कमिट हिस्ट्री में जाके हम ये आप किसी की रेपोजिटरी क्लोन करो और वो सबमिट कर दो, अब जिन्होंने की है वो सुन ले। तो यहाँ पे जब हम कमिट्स में जाएंगे ना, तो हमें पूरी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर मेरे नाम का कमिट आपकी रेपो में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, क्लोन हुआ। आपने सब कुछ साफ कर दिया, ऑथर भी साफ कर दिया, रेपोजिटरी का नाम भी चेंज कर दिया, लेकिन इस चीज को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है काफी लोगों को पता ही ना, और वो गलती कर दी गई, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है ना कि गुनहगार जितना ही चालाक क्यों ना हो, अभिजीत कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तो वो ये गलती आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो हमारे पास ऑलरेडी चीजें आ गई हैं। अच्छा इसका सबमिशन फॉर्म अभी तक हमने नहीं बनाया है, तो आप क्या करें, उसको अपने गिटहब पे सुकून से रख दें। जब भी उसका फॉर्म हम रिलीज करेंगे आप अपनी रेपोजिटरी को सबमिट करवा दीजिएगा। अच्छा अब कुछ सवाल आप लोगों के आ रहे हैं,
अब 2 साल से आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आप लोग सवालात का जवाब खुद अपने आप को दें। आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो 4 टियर है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और प्लेटिनम, क्या इसको एक ही प्रोजेक्ट में करें या अलग अलग? ये आप जाने, आपका प्रोजेक्ट नाम अपने आप। सबसे पहले आप लोग क्या करें आज के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में, हमेशा हैकाथॉन का जो लफ्ज है ना, या ये जो साइड प्रोजेक्ट का लफ्ज है, ये अपने जहन से निकाल दें। जब भी किसी प्रोजेक्ट को आज के बाद से, चाहे गवर्नर हाउस का हो या किसी और इंस्टीट्यूट में जाके आप करें, उसको उस तरह से अपने जहन में रखें कि आप उसको क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? क्लाइंट के लिए। अब आपका ये सवाल कि भाई क्या इसको एक ही फोल्डर में रखें या इसकी 4 अलग अलग गिटहब रेपोजिटरी बनाएं, ये आप जाने और आपकी मेंटेलिटी जाने कि अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो क्या करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लाइंट इसमें मजीद फीचर्स ऐड करवा सकता है तो उसको एक में रखें, वरना आपकी मर्जी। किसी का सवाल था कि यार कभी व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन चलती है, कभी जीमेल की इंटीग्रेशन चलती है, कभी नहीं चलती, तो क्या ये हम सबमिट करवा सकते हैं? तो हैकाथॉन का लफ्ज अपने जहन से निकाल के बाहर फेंक दें और खुद सोचें कि अगर आप ये जवाब या ये बात अपने क्लाइंट को कहें कि भाई ऑटोमेशन तो कर दिए, लेकिन कभी ईमेल आएगी, कभी नहीं आएगी, अपने आप को जवाब दें कि क्या वो क्लाइंट आपका इस ऑटोमेशन को एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप क्लाइंट होते तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते? ये आप जाने, आपकी मेंटालिटी जाने। आपको लगता है हाँ ठीक है आप सबमिट करा दें, नहीं लगता तो फिर इसको इम्प्रूव करें। ड्राई रन एक कॉन्सेप्ट, ड्राई रन क्या होता है? आपने स्क्रिप्ट लिखी और उसके टेस्ट केसेस लिखे। अच्छा, टेस्ट केसेस फिर आप लिख लेना, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप लिख लेना, ताकि आपको 6 महीने बाद, 2 साल बाद भी कॉन्फिडेंस हो कि टेस्ट केस अगर पास हो रहा है तो एप्लीकेशन चल रही है। ड्राई रन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने स्क्रिप्ट लिखी, टेस्ट केस लिखे, वो सब पास हो गए, एक्चुअल में आपने एमसीपी कोई भी इंटीग्रेट नहीं किया। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई टेस्ट केस पास हो रहा है तो इट मींस ड्राई रन सक्सेसफुल है। आप जाने, आपकी मेंटालिटी जाने कि ये चीज सही है या नहीं। अब इस सवाल का जवाब हम आपको, एटलीस्ट मैं तो नहीं दूंगा, अगर कोई गवर्नर हाउस के दूसरे टीचर से आपका कम्युनिकेशन है, आप उससे जाके पूछ सकते हैं। अपनी मेंटालिटी को स्टूडेंट से निकाल के अब मार्केट बिजनेस वाला जो है वो तैयार करें। ठीक है, तो एक छोटी सी बात आपसे कहनी थी। एक छोटा सा आखिरी टॉपिक, फिर हमारा एमसीबी का टॉपिक भी बिल्कुल जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जी, डिस्क क्लीन जो आपको साफ सफाई करनी थी अपनी रेपो की, वो संडे आफ्टरनून में ही है। सबसे पहली या दूसरी डायरेक्टरी ही है, ये रही, मेन रूट पे ही रखा हुआ है और इसके अंदर मजीद 4-5 फाइल है। अच्छा जी, एक और चीज आप लोग पूछ रहे थे कि इसमें स्पेक किट प्लस यूज करें या ना करें। डॉक्यूमेंट में तो ये चीज नहीं लिखी हुई। अब डॉक्यूमेंट में जब कोई चीज नहीं लिखी होती ना, तो इट मींस आपके पास उस चीज का लेवरेज है, ऑप्शनल है। मैंने स्पेक किट को यूज किया है, आप लोग करना चाहें वो आपकी मर्जी। अब आखिरी टॉपिक, फिर हमारा एमसीबी का टॉपिक जो है वो मोर और लेस तकरीबन 80-90% कंप्लीट हो जाएगा। जीरो में नहीं किया, बाकी सब में किया। अभी क्लास के लिए आ रही है ना, तो ये क्लास के अभी क्लास के लिए ये क्लास के तो दूसरे लोग कर रहे हैं सारे अच्छा जी, ये जो अभी का टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा है, बट हमने जो भी जेसन आरपीसी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? जेसन आरपीसी पढ़ा, बस उसको आपने जहन में रखना, सही। अभी हमने क्या पढ़ा? जेसन आरपीसी। जेसन आरपीसी क्या होता है? जब भी एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा तो स्पेशल लैंग्वेज में करेगा, और स्पेशल लैंग्वेज का क्या नाम है? जेसन आरपीसी। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें कि जब बात होगी तो क्लाइंट और सर्वर आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। अब ये गौर से सुनिएगा।
थोड़ा सा मेरे जुमले पे और जो उर्दू के लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ उस पर जहन में रखिएगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जब आप सहरी का सामान लेने गए, जब आप सहरी का सामान लेने गए, इट मीन्स आप कौन है? क्लाइंट है। और जिसने आपको सहरी का सामान प्रोवाइड किया वो कौन है? सर्वर है। ये कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? जेसन आरपीसी। ये कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? जेसन आरपीसी। दो चीजें और होती हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा आपका बिल्डअप बना रहा हूँ, हम इसको अलग करके भी पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे उसी को लेके चल रहा हूँ। एक चीज होती है STDIO। क्या होती है STDIO? जिसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट स्लैश आउटपुट। STD का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड। I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट। और एक चीज होती है SSE, जिसका क्या मतलब होता है? सर्वर सेंड इवेंट्स। सर्वर सेंड इवेंट्स। ये दो चीज। जब आप अपने MCP सर्वर को, जब आप अपने MCP सर्वर को स्टार्ट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं। किस चीज को? When you start your MCP server, you have two ways to communicate with your client. ठीक हो गया? सही है। आपने अपने MCP सर्वर को स्टार्ट किया। अब आप अपने क्लाइंट से सबसे पहले तो कैसे बात कर रहे हो? जेसन आरपीसी से। कैसे बात कर रहे हो? जेसन आरपीसी। उसमें भी आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप किससे बात करो? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दूसरा सर्वर सेंड इवेंट्स, SSE। जब आप अपने MCP सर्वर को लोकली चला रहे होते हो ना, आई रिपीट, जब आप अपने MCP सर्वर को लोकल का क्या मतलब है? अपनी मशीन पे। लोकल का क्या मतलब है? अपनी मशीन पे जब चला रहे होते हो तो आप किसका यूज करते हो? STDIO का। यूज्ड व्हेन लोकल यूसेज, लोकल यूसेज ऑफ कोर्स ऑफ MCP सर्वर। जब आप अपने MCP सर्वर को लोकली चलाते हो, लोकली का क्या मतलब है? अपनी मशीन पे तो आप कैसे चलाते हो? स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू। तो जब कभी भी स्टैंडर्ड इनपुट या स्टैंडर्ड आउटपुट यानी लोकली आपका MCP सर्वर चलेगा तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कैसे जाएगी? स्टैंडर्ड इनपुट से जाएगी। कैसे जाएगी? स्टैंडर्ड इनपुट। और जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसे होगा? स्टैंडर्ड आउटपुट। सिंपल। वही बात कि भाई आप सपोज जो है वो, चलिए इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे। SSE का क्या मतलब है? When MCP server is on cloud. When MCP server is on cloud. Cloud का क्या मतलब होता है? कोई भी दुनिया में उसको एक्सेस कर सकता है, ऑफ कोर्स अगर आपने उसको परमिशन अलॉट की होगी तो एक बस आपको स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट का यूज रखना है कि भाई स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट कब यूज होगा? जब आपका MCP सर्वर लोकली चल रहा होगा। जब आपका MCP सर्वर लोकली चल रहा होगा। ये रही मेरी server.py की फाइल। अब मैं कैसे चलाऊं? ये भी तो एक तरीका है ना। सबसे पहले तो अपने जहन में ये रखें, स्टैंडर्ड इनपुट और सर्वर सेंड इवेंट। जब कभी भी आपका MCP सर्वर लोकली चलेगा तो क्या यूज होगा? स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। लोकल मतलब मेरी अपनी मशीन। लेकिन जब कभी भी मेरा MCP सर्वर किसी क्लाउड पे डिप्लॉय होगा
तो वो कैसे चलेगा? सर्वर सेंड इवेंट्स। भाई नाम से ही पता चले ना, सर्वर, नाम में ही क्या है? सर्वर, यानी वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय हुआ है। सिंपल इज दैट। तो अब जेसन आरपीसी, पहले मैंने क्यों कहा, आप किस तरह कम्युनिकेशन करते हो? जेसन आरपीसी से। किस तरह कम्युनिकेशन करते हो? जेसन आरपीसी। भाई जेसन आरपीसी जो है ना, सिर्फ क्या है? एक कम्युनिकेशन है। क्या है? एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जैसे आप और मैं अभी उर्दू में बात कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं? उर्दू में बात कर रहे हैं। अब इस बात को गौर से समझना, जेसन आरपीसी क्या है? कम्युनिकेशन। जेसन आरपीसी इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बात करना। सही है। अब यहां स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्लैश सर्वर सेंड इवेंट, यार ये भी डेफिनेशन तो मिलती जुलती है। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, और या फिर दोनों को कब हम कनेक्ट करें? भाई अब आप मुझे एक बात बताएं, आप जरूरी तो नहीं है ना, जेसन आरपीसी क्या होता है? कम्युनिकेशन। अब सहरी का सामान आपको चाहिए, प्रोवाइड करने वाला कौन है? सर्वर है, बेकरी। आप क्लाइंट हैं जिसको सहरी का सामान चाहिए, जो सहरी का सामान प्रोवाइड करेगा वो कौन है? सर्वर है। यहां तक तो सबको क्लियर है। आप लोग जाहिर सी बात है किस तरह बात करोगे? उर्दू में बात करोगे। किस तरह बात करोगे? उर्दू में बात करोगे। तो उर्दू क्या है आपका यहाँ पे? कम्युनिकेशन है। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपको सहरी का सामान किस तरह प्रोवाइड किया जा रहा है। भाई हो सकता है आप बेकरी पे जाके, फिजिकली बेकरी पे जाके जो है वो आप सामान खरीद लो। भाई आप ऑनलाइन ऑर्डर भी तो कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन ऑर्डर भी तो कर सकते हो। तो जब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप फिजिकली खुद से अपने घर से उतरे और बेकरी तक गए, ये एक डिफरेंट तरीका है। अब यह थोड़ा सा अपना माइंड बनाना पड़ेगा। जब आप अपने घर से उतरे और इट सेल्फ बेकरी तक गए, तो ये क्या चीज है? आप लोकली, पर्सनली, आप क्या गए? लोकली, पर्सनली बेकरी तक गए। भाई आप अपने घर से आए अभी गवर्नर हाउस, आप किस तरह आए? पर्सनली चीजों को पढ़ने आए। किस तरह आए? पर्सनली चीजों को आप पढ़ने। तो भाई जब आपकी अपनी पर्सनल डिवाइस पे, भाई ये लैपटॉप मेरा है तो मेरा पर्सनल हुआ ना, ये लैपटॉप मेरा है तो क्या हुआ? ये पर्सनल हुआ। तो जब मैं पर्सनली अपने मशीन पे एमसीपी सर्वर अगर चला रहा हूं, तो ये चीज क्या होगी? स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। भाई सपोज करें अभी हम पर्सनली यहाँ पे बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है हम यहाँ भाई पढ़ाई करने का ये एक तरीका है। ये क्या करने का? पढ़ाई करने का एक तरीका है कि भाई पर्सनली मिलते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं। क्या ये पढ़ाई करने का सिर्फ एक तरीका है? क्या दूसरा तरीका है? ऑनलाइन। क्या तरीका है? ऑनलाइन। और ऑनलाइन का क्या मतलब है कि कोई कहीं बैठा हुआ है और कोई कहीं बैठा हुआ है। पढ़ने वाला कहीं बैठा है और पढ़ाने वाला कहीं बैठा है। इसका मतलब क्या है? क्लाउड। क्लाउड कहीं भी हो सकता है भाई आपका से डिप्लॉय। तो ये चीज क्या कहलाती है? आपकी सर्वर सेंड इवेंट। इसका मतलब हम किस तरह बात कर रहे हैं? जूम के थ्रू जो है वो आपस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे कहीं नहीं गया भाई। चाहे हम यहाँ पर्सनली मिलके करें तो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ उर्दू में, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उर्दू में, यानी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? यस और नो, हमारा कम्युनिकेशन रिगार्डलेस हम कहाँ बैठे हैं, चाहे गवर्नर हाउस में या ऑनलाइन, हमारा कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा? होगा। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। अगर हम अपना पढ़ने का मीडियम चेंज कर दें, गवर्नर हाउस से ऑनलाइन पढ़ें, क्या तब कम्युनिकेशन रहेगा या खत्म हो जाएगा? तब भी जो है वो कम्युनिकेशन हमारा रहेगा। तो जेसन आरपीसी क्या है? लैंग्वेज है। जेसन आरपीसी क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जबान होती है। अब आप उस जबान को कहीं भी यूज करो,
फेस टू फेस मिलके बात करो, व्हाट्सएप के थ्रू बात करो, ईमेल के थ्रू बात करो। तो स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट क्या होता है? लोकली और पर्सनली। जैसे हम अभी लोकल पर्सनली पढ़ाई कर रहे हैं, सही है, हम अभी क्या कर रहे हैं? पर्सनली एक जगह पे गैदर होके पढ़ाई कर रहे हैं। और किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं? किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं? मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन तो है। लेकिन अभी हम सब कहते चलो भाई जूम पे आ जाओ, तो वो क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया। एक जो है वो हमारा तरीका चेंज हो गया पढ़ने का, लेकिन कम्युनिकेशन तो फिर भी रहा ना। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जब भी एमसीबी में होगी तो जेसन आरपीसी हमेशा रहेगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जब भी एमसीबी में होगी तो जेसन आरपीसी हमेशा रहेगा। सवाल ये उठता है कि वो जेसन आरपीसी हो कैसे रहा है? क्या वो एमसीपी सर्वर इस वक्त मेरे पर्सनली लैपटॉप पे चल रहा है, या मैं किसी AWS के क्लाउड पे डिप्लॉय किया हुआ है और वहां से एमसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं? ये एक उसके बाद की बात है। भाई सपोज आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप गवर्नर हाउस में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप ऑफिस जाके ऑन साइट भी पढ़ाई कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो भाई आप रिगार्डलेस ऑफिस में हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपका काम कम्युनिकेशन अपनी टीम से, अपने मैनेजर से तो है ना। इन्वायरमेंट आप किस बबल में बैठे हो वो डिसाइड करेगा स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आज की क्लास यहीं तक थी। एमसीपी सर्वर ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे जो है वो पूरा कंक्लूड हो चुका है। जो पढ़ा वो लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम